तो आपने बताया जी कि ये सेकंड वाली जो है वो बेहतर है और हमने ये देखी। इन दोनों परफॉर्मेंस मेजर में से सेकंड जो है वो बेहतर है। तो यहाँ पे एक जनरल रूल आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताया गया है कि परफॉर्मेंस मेजर तो बनानी ही बनानी है आपने जब आप एजेंट को आगे डिजाइन करेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस मेजर किस तरह बनानी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इट इज बेटर टू डिजाइन परफॉर्मेंस मेजर्स अकॉर्डिंग टू व्हाट वन एक्चुअली वांट्स। एक मिनट, ये मैं स्लाइड्स मिनिमाइज कर लूं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू व्हाट वन एक्चुअली वांट्स इन द एनवायरनमेंट, वो कहता है कि आप परफॉर्मेंस में ये बेहतर है कि आप इस तरह की डिज़ाइन करें या इस अप्रोच से डिज़ाइन करें कि आप ये देखें कि आप एनवायरनमेंट में क्या चाहते हैं, रादर देन अकॉर्डिंग टू हाउ वन थिंक्स द एजेंट शुड बिहेव। ना कि आप परफॉर्मेंस मेजर बनाते हुए आप ये ज़हन में रखें कि एजेंट ने किस तरह बिहेव करना है। एजेंट ने जी लेफ्ट जाना है, राइट जाना है और उसने डर्ट को सक करना है। आप इस तरीके से ना सोचें, वो कहता है, बल्कि आप जो है इस तरह सोचें कि आप एनवायरनमेंट में क्या चाहते हैं। तो हम एनवायरनमेंट में क्या चाहते हैं? हम एनवायरनमेंट में चाहते हैं कि वो जो रूम्स हैं या जो लोकेशंस हैं वो साफ सुथरी रहें। और वो जाहिर बात है, एक एजेंट जो है वो पहले जो सफाई करता है और फेंकता है, फिर दोबारा गन फेंक देता है, सफाई करता है फिर गन फेंक देता है, ये वाला ही अप्रोच तो बेहतर नहीं है। हम चाहते हैं एक दफ़ा कोई सफाई करे, फिर कम से कम 2-3 घंटे के लिए सुकून हो। वो जगह 5-6 घंटे फॉर एग्जाम्पल साफ रहती है, तो मुझे दोबारा ज़रूरत नहीं है उसको थोड़ा सा, फिर जब वो दोबारा गंदी हो जाएगी तो फिर दोबारा वो एक्ट करे। तो ये जो दूसरी अप्रोच बनी हुई थी परफॉर्मेंस में, ये थोड़ा सा आपकी ख्वाहिश के मुताबिक थी, जो आप चाहते थे कि ये जो एनवायरनमेंट है ये साफ सुथरा रहे। और वो जो पहले वाली थी वो तो जस्ट एक ड्रामा ही था, वो तो बेवकूफ़ी की बात ही थी। वो एजेंट के लिहाज से थी। आपने कहा कि मैक्सिमम जी भी मैं एजेंट डिज़ाइन करता हूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा डर्ट जो है ना वो कलेक्ट करेगा, तो वो डर्ट कलेक्ट कर रहा है, फिर उसमें वो मैक्सिमम वो फेंक भी रहा है फिर उठा रहा है। तो आपने यानी कि इंसानी ख्वाहिश जो है ना वो देखनी है कि आप क्या चाहते हैं एनवायरनमेंट में, कि एनवायरनमेंट में क्या हो, और फिर उस लिहाज से परफॉर्मेंस मेजर एजेंट के लिए डिज़ाइन करनी है। अच्छा जी, अब पहले रैशनल एजेंट से मुराद थी कि विच डज द राइट थिंग। अब रैशनैलिटी के जो कॉन्सेप्ट में जो है ना 4 चीज़ें अब हम अपडेट करने जा रहे हैं रैशनैलिटी के डेफिनेशन को। रैशनैलिटी जो है वो 4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पे वो 4 चीज़ें परफॉर्मेंस मेजर है, इसके अलावा प्रायर नॉलेज है, ये परफॉर्मेंस मेजर प्रायर नॉलेज है, एक्शंस हैं, परसेप्ट सीक्वेंस है। परफॉर्मेंस मेजर क्या होती है ये तो काफ़ी कुछ आप पिछली स्लाइड में भी देख चुके हैं। जनरली परफॉर्मेंस मेजर क्या डिफाइन करती है? डिफाइंस द क्राइटेरियन ऑफ सक्सेस ऑफ एन एजेंट। आपने जो एजेंट डिज़ाइन किया है उसके सक्सेस, उसके कामयाबी का क्राइटेरियन को डिफाइन करती है। ज़ाहिर बात है, हमने पीछे देखा कि हमारा मकसद तो यही है कि सफाई होना और ये फलां, तो ये जो है डूइंग द राइट थिंग वाली बात, ये उसी को मेजर करती है परफॉर्मेंस मेजर। फिर प्रायर नॉलेज से ये भी आप पिछली स्लाइड्स में देख चुके हैं कि एजेंट को डिज़ाइन करते वक्त आप उसको पहले से जो नॉलेज देते हैं एनवायरनमेंट के बारे में उसको प्रायर नॉलेज बोला जाता है। एक्शंस आपको पता है, एजेंट्स जो मुख्तलिफ परसेप्ट करने के बाद एनवायरनमेंट के ऊपर एक्शंस परफॉर्म करेगा वो एक्शंस कहलाते हैं। परसेप्ट सीक्वेंस का भी आपको पता है कि करंटली उसने जितने भी परसेप्ट लिए हुए हैं एजेंट ने, तो उसको परसेप्ट सीक्वेंस बोलते हैं। तो ये 4 चीजें हैं जिसके ऊपर रैशनैलिटी डिपेंड करती है। 4 चीजें हैं जिसके ऊपर रैशनैलिटी डिपेंड करती है।
अब इन चार चीज़ों को मिला के हम रैशनैलिटी की या रैशनल एजेंट की डेफिनेशन बनाने जा रहे हैं, जो पिछली डेफिनेशन से टोटली डिफरेंट होगी। क्योंकि पिछली डेफिनेशन में हमने कहा था रैशनल एजेंट is is anything that does the right thing, या rational agent is one that does the right thing। तो ये बात हमने पीछे रैशनल एजेंट के बारे में ये डेफिनेशन पढ़ी थी, लेकिन अब हम चेंज करने जा रहे हैं इस डेफिनेशन को। ये चार चीजें हैं, तो आप इन्हीं को, फॉर एग्जांपल ये मैं कहता हूं जी, एक एजेंट है जो परसेप्ट सीक्वेंस या परसेप्ट्स लेने के बाद एक्शंस परफॉर्म करता है, और फिर वो अपने प्रायर नॉलेज को यूज करते हुए अपनी परफॉर्मेंस मेजर को मैक्सिमाइज करता है। तो ऐसा एजेंट रैशनल एजेंट होता है। मैं फिर दोबारा से, आप इन्हीं चार चीजों को सामने रख के आप डेफिनेशन बना सकते हैं कि एक एजेंट जो अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करे परसेप्ट सीक्वेंस लेने के बाद, और फिर उनके बाद ऊपर एक्शंस परफॉर्म करने के बाद, लेकिन ये जो एक्शंस परफॉर्म करेगा वो प्रायर नॉलेज को यूज करते हुए। इसको मैं फिर रीफ्रेज करता हूँ। पहली दफा जो रीफ्रेजिंग मैंने की वो ज्यादा बेहतर थी दूसरी दफा से। तो मैं कहता हूँ एक एजेंट को हम रैशनल एजेंट उस वक्त कहते हैं, हम एक एजेंट को रैशनल एजेंट कहते हैं अगर वो परसेप्ट सीक्वेंस लेने के बाद एक्शंस परफॉर्म करे, लेकिन जो वो एक्शंस परफॉर्म कर रहा है वो प्रायर नॉलेज को यूज करते हुए उसकी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करें। तो ये रैशनल एजेंट होता है। अच्छा, अब इसको जरा इधर से पढ़ लें। ये डेफिनेशन आपके लिए यहाँ पे लिटरेरी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि फॉर ईच पॉसिबल परसेप्ट सीक्वेंस ए रैशनल एजेंट शुड सेलेक्ट एन एक्शन। जो भी उसका परसेप्ट सीक्वेंस है उसके लिए रैशनल एजेंट जो है वो कोई एक्शन परफॉर्म करेगा, और वो एक्शन दैट इज एक्सपेक्टेड टू मैक्सिमाइज इट्स परफॉर्मेंस मेजर, वो एक्शन उसकी परफॉर्मेंस मेजर को मैक्सिमाइज करेगा। ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि मैक्सिमाइज करेगा। गिवन द एविडेंस प्रोवाइडेड बाय द परसेप्ट सीक्वेंस को मद्देनजर रखते हुए, एंड वट एवर बिल्ट इन नॉलेज द एजेंट हैज, और जो कुछ उसके पास प्रायर नॉलेज या बिल्ट इन नॉलेज उसको पहले से दिया गया है उसको यूज करते हुए जब वो परफॉर्मेंस मेजर को मैक्सिमाइज करेगा तो ये रैशनल एजेंट होगा। ये बात क्लियर हुई है कि इन चार चीजों को यूज करते हुए? यस सर। तो अब ये डेफिनेशन आपकी रैशनल एजेंट की टोटली डिफरेंट हो गई पीछे चीजों से। कहीं ना कहीं इस डेफिनेशन से मुराद भी यही है, जब वो परफॉर्मेंस मेजर को मैक्सिमाइज करेगा, और परफॉर्मेंस मेजर अगर आपकी सही डिजाइन हुई है, वो पिछली दो में से, जैसे पीछे दो थी, परफॉर्मेंस मेजर आपकी डिजायरेबिलिटी के मुताबिक डिजाइन हुई है, तो फिर वो रैशनली ही बिहेव करेगा। तो यहाँ पे रैशनल एजेंट की डेफिनेशन अब आपने देखा कि चेंज हो गई। अब फिर वो एग्जाम्पल है और आपसे सवाल करता है कि ये जो वैक्यूम क्लीनर आपने पीछे देखा है स्लाइड 5 के ऊपर, क्या वो वैक्यूम क्लीनर रैशनल एजेंट है? वो आपसे सवाल कर रहा है। तो इसका जवाब जो देते हुए वो कहता है कि ये जो इसका जवाब है इस सवाल का, ये इतना आसान नहीं है। ये डिपेंड करता है कि हमें पहले परफॉर्मेंस मेजर का पता हो, फिर हमें उसके यानी कि उसका जो प्रायर नॉलेज है, नो, इसको यहाँ पे बोला गया नोन अबाउट द एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट के बारे में एजेंट को क्या पता है। तो ये इसको आप दूसरे लफ्जों में प्रायर नॉलेज भी कह सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस मेजर का पता हो, उसके प्रायर नॉलेज का पता हो, उसके परसेप्ट्स का पता हो, उसके एक्शंस का पता हो, फिर हम इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। ये जो परसेप्ट हैं वो आप सेंसर्स के थ्रू लेते हैं ना, और एक्शंस जो आप एक्चुएटर्स के थ्रू परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे अगर ये लफ्ज भी आ गए हैं तो परेशानी की बात नहीं है।
तो ये जो ऊपर सवाल किया गया है कि हमारी स्लाइड 5 के ऊपर जो हमने वैक्यूम क्लीनर पढ़ा है वो रैशनल है या नहीं है, तो ये इन 4 चीज़ों का जब तक हमें पता ना हो हम इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। तो फिर वो कहता है चलो फिर एज्यूम करते हैं हम। अब इस सवाल का जवाब देने के लिए हम कुछ एजम्पशंस लेते हैं। वो कहता है एग्जाम्पशन लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 कि परफॉर्मेंस मेजर आपकी वो है जो आपने वो पीछे स्लाइड में दूसरे नंबर पे पढ़ी थी कि 1 पॉइंट फॉर ईच क्लीन स्क्वायर एट ईच टाइम स्टेप। हर टाइम स्टेप के ऊपर वो जब स्क्वायर क्लीन होगा तो 1 पॉइंट अवार्ड कर दिया जाएगा, और उसका लाइफ टाइम जो है वो कह रहा है कि 1000 टाइम स्टेप्स हैं। अगर आपने आधे घंटे की लगाई हुई है टाइम स्टेप तो 1000 टाइम स्टेप्स होंगी इसके अंदर, ये उसका लाइफ टाइम। चलो ये परफॉर्मेंस मेजर भी आ गई जो कि थोड़ी सी रैशनल थी, और एक बेवकूफ़ी वाली भी परफॉर्मेंस मेजर थी, वो भी आपने देखी थी, लेकिन ये वाली जो है ये थोड़ी सी बेहतर थी। नंबर 2, द जियोग्राफी ऑफ द एनवायरनमेंट इज नोन एज इन फिगर 5 ऑफ स्लाइड 5। एनवायरनमेंट के बारे में भी एजेंट को पता है, यानी कि उसको पता है कि उसकी एक लोकेशन ए है, एक लोकेशन बी है, ये उसको पता है। जियोग्राफी ऑफ द एनवायरनमेंट इज नोन, ये बता दिया है एजेंट को भी आपका ये एनवायरनमेंट है। बट द डर्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड द इनिशियल लोकेशन ऑफ द एजेंट आर नॉट। तो एनवायरनमेंट की लोकेशंस, एनवायरनमेंट के अंदर जो लोकेशंस है उसका नॉलेज तो आपने उसको दे दिया, लेकिन उसके अंदर के डर्ट कहाँ पे है, कहाँ पे होगी, कहाँ पे नहीं होगी, और एजेंट की इनिशियल लोकेशन कौन सी होगी, ये नहीं बताया आपने उसको प्रोग्राम में, एजेंट को नहीं बताया, वो खुद ही फाइंड करेगा वो किस लोकेशन में है। तो प्रायर नॉलेज भी आपने उसको दे दिया एनवायरनमेंट के बारे में कि दो खाने हैं, दो डब्बे हैं, दो रूम्स हैं ए बी, लेकिन डर्ट किसके अंदर है किसके अंदर नहीं है नहीं पता, आपने खुद ही जाके परसेप्ट करना है। लोकेशन ए के अंदर है, बी के अंदर है, नहीं पता, आपने खुद ही जाके परसेप्ट करना है वहां, इनिशियल लोकेशन नहीं पता यानी। अच्छा, ये नॉलेज की बात हो गई, यानी कि ये अजम्पशन हम ले रहे हैं कि इतना पता है उसको एनवायरनमेंट का भी ए और बी लोकेशन है, बाकी वो खुद से परसीव करेगा कि वो परसीव कर सकता है। स्लाइड 5 के ऊपर जो एजेंट था वो परसीव कर सकता है मैं किस लोकेशन के अंदर हूँ और क्या वहां पे डर्ट है या नहीं, तो ये इतना इशू नहीं है। नंबर 3, क्लीन स्क्वायर स्टे क्लीन। अब ये थोड़ा सा एक्शंस की बारे में बातें कर रहा है, ये जो एक्चुएटर्स थे, दो चीजों की बात हो गई, परफॉर्मेंस मेजर की बात हो गई, नोन अबाउट द एनवायरनमेंट की बात हो गई। अब ये लेफ्ट राइट और सकिंग के जो एक्चुएटर एक्शंस की बात कर रहे हैं। तो जो क्लीन स्क्वायर्स होंगे, जो अगर कोई स्क्वायर क्लीन है तो वो स्टे क्लीन, क्लीन ही रहता है। सकिंग, और जो सकिंग का ऑपरेशन है वो क्या करता है, वो करंट स्क्वायर को क्लीन कर देता है। द लेफ्ट वाला जो एक्शन है, मूव द एजेंट लेफ्ट एंड राइट एक्सेप्ट, तो लेफ्ट और राइट के जो एक्शन हैं, लेफ्ट वाला लेफ्ट की तरफ ले जाएगा, राइट का राइट की तरफ ले जाएगा। फिर वो कहता है लेफ्ट राइट तो वो करता है एक्सेप्ट व्हेन दिस वुड टेक द एजेंट आउटसाइड द एनवायरनमेंट, अगर इस मूवमेंट में एजेंट एनवायरनमेंट से बाहर निकल जाता है, बाउंड्री से बाहर निकल जाता है मूवमेंट में, तो इन विच केस द एजेंट रिमेन्स वेयर इट इज। जब वो बाहर निकल जाएगा तो फिर वो परसीव, जो वो परसेप्ट कर सकता है उसको ए बी का पता नहीं लगेगा, तो वो जहां पे होगा बाहर गिरा हुआ वो बाहर ही रहेगा। फिर ये हम सपोज कर रहे हैं, अस्यूम कर रहे हैं। तो इस सारी सिचुएशन में हमारे पास भी जो एक्शंस हैं वो आप लेफ्ट जा सकते हैं, राइट जा सकते हैं और सकिंग कर सकते हैं। अगर एजेंट बाहर निकल गया है तो वो बाहर ही रहेगा, उसका फिर अभी वो कह रहा है कि अभी हमारे पास उसका सोल्यूशन नहीं है। हाँ, आप हाथ से उठा के फिर उसको अंदर कर सकते हैं, लेकिन अभी आप वो भी बात नहीं कर, आप कह रहे हैं कि बस लेफ्ट राइट और सकिंग के ही ऑपरेशन है और कुछ नहीं। अच्छा, एक्शंस के बारे में बता दिया, फिर इस तरह आप सेंसर्स के बारे में, परसेप्ट के बारे में, और आप कहते हैं द एजेंट करेक्टली परसीव इट्स लोकेशन, वो अपनी लोकेशन सही सही परसीव करता है, एंड वेदर दैट लोकेशन कंटेन्स डर्ट, और क्या अगर उस लोकेशन में डर्ट भी है तो उसको भी वो सही सही परसीव करता है। तो अब ये सारी एजम्पशंस लेने के बाद फिर वो सवाल है कि वो वाला वैक्यूम क्लीनर एजेंट जो स्लाइड 5 के ऊपर था वो रैशनल है या नहीं। तो ये सारी एजम्पशंस लेने के बाद फिर आप कहते हैं
कि ये अंडर दीज सर्कमस्टांसेस द एजेंट इज इंडीड रैशनल। तो इन रैशनल जो एजेंट होगा वो फिर रैशनल होगा। वैसे हमने ये परफॉर्मेंस मेजर पे भी हमने पीछे जाके देख लिया था कि ये ज्यादा बेहतर है, मैंने आपसे क्वेश्चन किया था। तो बाकी तो वो ठीक काम करता है। परफॉर्मेंस मेजर का ज्यादा मसला था, वो भी आपने यहाँ पे ठीक कर दी। और यहाँ पे वो जो आप सवाल कर सकते थे जी, वो जब सफाई कर रहा है बाहर गिर गया तो फिर क्या होगा, तो उसने कहा वो भी केस हम हैंडल नहीं कर रहे, हमारे पास लेफ्ट राइट और सकिंग के ये 3 ऑपरेशन है। तो ये एजम्पशन लेने के बाद फिर आप कह सकते हैं कि वो आपका रैशनली बिहेव करेगा और ये एजेंट रैशनल होगा। कोई क्वेश्चन हो तो पूछें यहाँ पे। अच्छा जी, अगले टॉपिक पे जाते हैं और यहाँ पे टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट होता है और यहाँ पे नई टर्म्स आपके सामने आ जाती हैं, जिसमें एक ओमनी साइंस है, लर्निंग है और ऑटोनॉमी। 3 कॉन्सेप्ट आ जाते हैं कि ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो ओमनी साइंस कहा जाता है कि हर चीज, अगर कोई एजेंट आप कहते हैं कि ये ओमनी साइंस की कैटेगरी में आता है, फिर उससे मुराद ये होगी कि उसको सारी चीजों का पता है, दुनिया जहान की सारी चीजों का उसको पता है। तो ये चीज अभी पॉसिबल नहीं है, ये आपको नजर आ रहा है सामने। और हमारे ईमान के मुताबिक ये चीज फिर सिर्फ खुदावन ताला के पास ही इस तरह की कैटेगरी है, बाकी किसी के पास। दूसरी बात, अब हम फिर दूसरा लर्निंग है। तो अब हम ऐसा ऐसा लर्निंग की तरफ बढ़ते हैं। ओमनी साइंस की डेफिनेशन तो बड़ी क्लियर कि नोइंग एवरीथिंग, वो बात ही ऐसी है कि जो हम जिस जो चीज तो हो ही नहीं सकती, तो वो हमने वहीं पे डिफाइन किया और वहां से बाहर निकला है। और अब हम ऐसा ऐसा लर्निंग की तरफ जा रहे हैं कि लर्निंग क्या है। तो लर्निंग को समझने के लिए पहले हमने देखा कि रैशनैलिटी का जो कॉन्सेप्ट आपने पिछली स्लाइड्स में देखा, उसका काम ये था कि परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करें। उसमें रैशनैलिटी में हमने देखा कि परफॉर्मेंस मेजर बिल्ड करने में 4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा जोर हमने दिया था कि परफॉर्मेंस मेजर के ऊपर। ओवरऑल रैशनैलिटी का मकसद यही है कि वो परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करे। आप जब कोई रोड क्रॉस करने लगते हैं तो आप दोनों तरफ पहले देखते हैं, लेफ्ट राइट देखते हैं, फिर रोड क्रॉस करते हैं। वो जो दोनों तरफ आप देखते हैं, उसका मकसद यही है कि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो। और अगर आप इधर उधर नहीं देखते तो खुदा ना खास्ता कुछ न कुछ हादसा होने का इम्कान होता है। अच्छा, तो इसी तरह जब कोई एजेंट जो होता है किसी इन्वायरमेंट में काम कर रहा होता है, तो वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग या एक्सप्लोरेशन भी करता है। और ये जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग और एक्सप्लोरेशन होती है, ये भी रैशनैलिटी को अचीव करने के लिए या परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए ये एक अहम चीज है। ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग या एक्सप्लोरेशन उस वक्त की जाती है जब आप अभी करंट सिचुएशन में हैं, लेकिन आप फ्यूचर में जो चीज होने वाली है आपके साथ, उनके अंदर उनको जब आप मॉडिफाई करना हो आपने, तो ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग या जो एक्सप्लोरेशन है ये आपको काफी हेल्प आउट करती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैफिक ब्लॉकिंग इंफॉर्मेशन या रूट मॉडिफिकेशन। आप जा रहे हैं यहाँ से लाहौर, मौसम बड़ा ख़राब है, या मौसम ख़राब नहीं, आप चलो कह लें कि यहीं पे आप पहुँचे ये सियाल मोड़ तक। अभी आपने मोटरवे पे चढ़ना है, सियाल मोड़ से पहले आपने नेविगेशन वगैरह सेट की हुई है, वो आपको मोटरवे से ले जा रहा है। लेकिन आप अगर रेडियो ऑन कर देते हैं, एक ज़रा रेडियो ऑन करते हैं और आपको वहाँ पे न्यूज़ मिलती है कि जी आगे तो सुकेकी के ऊपर तो जो है ना वो ट्रैफिक बड़ी ब्लॉक है और आप आगे नहीं जा सकते, तो आप वहीं फिर फैसला कर, वो एजेंट फिर फैसला करेगा कि भाई ये तो फिर ब्लॉक है, पता नहीं ये तो काफ़ी देर तक ब्लॉक है, तो वहीं फैसला करेगा और अपना रूट मॉडिफाई करेगा।
अपना रूट मॉडिफाई करेगा, वो फिर शायद जीटी रोड से निकला जाएगा, ना कि वो मोटरवे पे चढ़ने की जरूरत नहीं करेगा। तो ये जो आपने रेडियो टर्न ऑन करके इंफॉर्मेशन गैदरिंग की और फिर रूट मॉडिफाई करके एक नया रास्ता एक्सप्लोर किया, ये जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग और एक्सप्लोरेशन है, ये आपके फ्यूचर के जो परसेप्ट्स हैं उनको मॉडिफाई करता है और ये भी परफॉर्मेंस में बेहतरी लाता है। वरना आप उधर ट्रैफिक में फंस के खड़े होते, जहां आपका 2 घंटे का सफर था वो आपका 8-10 घंटे में होता। तो वो आपने पहले इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर ली और आपने उसके साथ वो तेजी से चीजें चेंज की और फिर रैशनली बिहेव किया आपने। तो यहाँ पे रैशनल एजेंट इज एक्सपेक्टेड नॉट ओनली टू गैदर इंफॉर्मेशन। तो अगर कोई रैशनल एजेंट है, उससे सिर्फ ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो सिर्फ इंफॉर्मेशन ही गैदर करे, but also to learn as much as possible from what it perceives। बल्कि वो जो चीजें ऑब्जर्व कर रहा है, परसीव कर रहा है, हाँ, हमारा हम ये उम्मीद रखते हैं, अगर वो रैशनल एजेंट है तो हम उम्मीद कर रहे होते हैं कि वो उन परसेप्ट से कुछ सीखेगा भी, सही लर्न भी करेगा। तो ये जो आपने ट्रैफिक की इंफॉर्मेशन ली कि ट्रैफिक ब्लॉक है वहां से, और फिर आप रूट चेंज कर गए, रूट मॉडिफाई कर गए। पहले आप उधर से ही जाते थे, हमेशा एजेंट वो उधर से ही जाता था, मोटरवे से, सुक्के की से, इस तरह लाहौर की तरफ। लेकिन आपने इस दफा वो जब एक नई कंडीशन आपके सामने आई और आपने इंफॉर्मेशन गैदर की, आपको पता ब्लॉक है और आप रूट चेंज कर गए, जीटी रोड से निकल गए और आप वक्त पे पहुंच गए। तो आपने एजेंट जहां ये नई चीज एक्सप्लोर करता है वहां फिर ये लर्निंग मैकेनिज्म वो लर्न भी कर जाता है कि अब जो है ना, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो मैंने इस तरह एक्ट करना है, इस तरह मैंने एक्ट करना है। तो फिर यही इसलिए कहा जाता है कि रैशनल एजेंट है, वो जरूरी नहीं वो सिर्फ यही ना हो कि वो सिर्फ इंफॉर्मेशन ही गैदर करता फिरे, बल्कि वो जितने उसने परसीव या परसेप्ट लिए हैं उनसे वो लर्न भी करे। तो यहाँ पे मजीद कुछ बातें हैं कि प्योर नॉलेज ऑफ द एनवायरनमेंट एज द एजेंट गेन्स एक्सपीरियंस मे बी मॉडिफाइड एंड ऑगमेंटेड। कि जब अब आपने एक्सपीरियंस किया एक नया रास्ता, इससे पहले जो एजेंट के पास था प्योर नॉलेज, उसके मुताबिक आपको सुखे की ही से ही जाना था और मोटरवे से ही जाना था, ये प्योर नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल नेविगेशन, ऐसे मैं कह रहा हूँ, ये आपके प्योर नॉलेज है। लेकिन जब आपने वो एक नया एक्सपीरियंस किया तो आपने उस प्योर नॉलेज को फिर मॉडिफाई किया। आप उसको प्योर नॉलेज मॉडिफाई होता है, प्योर नॉलेज मॉडिफाई होता है, या आगमेंट, आगमेंट से मतलब पिछली चीज भी कायम रहे और उसके आगे आप ऐड कर दें फर्दर, कि वो सूखे की वाला रास्ता भी आप अपने उसमें रखें, एजेंट के इंफॉर्मेशन में रखें, लेकिन आप ये वाला रास्ता जो जीटी रोड से आप निकले हैं ये भी आप उसमें ऐड कर दें। तो प्योर नॉलेज एजेंट का जब लर्निंग करनी है तो फिर प्योर नॉलेज जो एजेंट है एनवायरनमेंट का एजेंट में, वो चेंज हो सकता है, बल्कि चेंज होना चाहिए, मॉडिफाई होना चाहिए, ऑगमेंट होना चाहिए। फिर वो कहता है कुछ केसेस ऐसे होते हैं, इन एक्सट्रीम केसेस, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जो एनवायरनमेंट के बारे में जो नॉलेज है बस वही होता है उसके पास, नॉन एज ए प्रियोरी, एजेंट के पास बस वही होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। यानी कि जब सिर्फ वही होता है और उसके अंदर लर्निंग एबिलिटी, कहने का मकसद है, नहीं होती है उसके अंदर। अगर ये भी यानी कि डिजाइनर के ऊपर डिपेंड करता है कि डिजाइनर उसको कहते हैं, उसके अंदर सिर्फ सिर्फ प्योर नॉलेज एज ए प्योरी ही दे देता है और उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं देता, उसकी लर्निंग एबिलिटी उसके अंदर नहीं देता। और जब सिर्फ वही होगा, इस तरह की कैटेगरी होगी, तो फिर वो एजेंट जो है वो परसीव नहीं करेगा और ना ही फिर वो लर्न करेगा। कुछ केसेस में बात हो रही है, सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस। फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ताला की इस कायनात में वो कहता है कि ये एक लोली डंग बीटल है या फीमेल सफिस्क वेस्प है,
वो इनके बिहेवियर के बारे में आपको बताता है कि अल्लाह ताला ने ये भी एजेंट बनाए हुए हैं और इनका बिहेवियर क्या है। जब आप इनकी कहानी थोड़ी बहुत ही सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अब ये लोली डंग बीटल, ये जिसको हम पंजाबी में गांगा बोलते हैं, तो ये एक काला सा बग है, कीड़ा सा है। नॉर्मली ये जमीन के अंदर छोटा सा सुराख बना के, ऐसे जिसको आप बिल कह लें, उसके अंदर रहता है। उससे फिर जब इसको खुराक की तलाश होती है, ये अपनी बिल से निकलता है, बाहर जाता है, बाहर गन इकट्ठा करता है और उसका एक गोला बनाता है। गोला बना के फिर ये गोले के ऊपर चढ़ जाता है। गोले के ऊपर चढ़ने के बाद ये उसके ऊपर घूमता है, चक्कर लगाता है। घूमने के बाद थोड़ा सा ऐसे ऊपर ऐसे खड़े होके जैसे हाथ बंदा खड़ा करता है, इस तरह भी घूमता है, हाथ खड़े करता है, और इस तरह करने के बाद फिर ये गोले से नीचे उतर आता है। फिर सर नीचे कर लेता है, टांगे ऊपर कर लेता है और गोले को भगाना शुरू कर देता है। बाज उसका सीधा भी रहता है, लेकिन ज्यादातर उसका बिहेवियर यही है। फिर गोले को अपने बिल की तरफ सीधा लेके आता है, सीधा एक लाइन के ऊपर लेके आता है। अगर आप उसके आगे कोई रुकावट रख देते हैं उसके सारे रास्ते में, तो वो बेचारा फिर दोबारा गोले के ऊपर चढ़ेगा। रुकावट रखने के बाद फिर आप, बहरहाल अगर आपने रुकावट उसके आगे रख दी तो फिर वो गोले के ऊपर चढ़ेगा, फिर उसी तरह वो नाचेगा, डांस करेगा, और ऐसे जैसे मतलब सीने पे हाथ मारता है वो इस तरह हाथ मारेगा, फिर गोले से नीचे आएगा और फिर नई लाइन बना के, फिर नई लाइन बना के, वो लाइन उसकी जो होगी वो सीधी उसके सुराख की तरफ, बिल की तरफ, घर की तरफ जा रही होगी। फिर वो ये करने लग जाएगा। आप फिर उसको छेड़ते हैं, फिर वो गोले से नीचे उतरेगा, फिर डांस करेगा, फिर नई लाइन बना के फिर उसको धक्का देना शुरू कर देगा। तो बेसिकली उसके अंदर यही, उसका जो नॉलेज है वो बड़ा लिमिटेड सा है। उसके अंदर लर्निंग नहीं है कि कोई उसको छेड़ रहा है या कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। वो उसका बिहेवियर उसके अंदर यही कोडेड है। वो जो ऊपर चढ़ता है गोले के ऊपर, तो वो आपके निज़ाम शमसी के साथ कनेक्ट होता है। उसका रेडार सिस्टम देखें, वो निज़ाम शमसी के साथ कनेक्ट होता है, और वहां से वो सारी वो अलाइनमेंट वगैरह करके अपने घर की कैलकुलेशन करता है कि मेरा घर किस तरफ है, और वहां से वो सीधी एक लाइन कैलकुलेट करता है या रास्ता कैलकुलेट करता है, और फिर वो नीचे आता है और फिर दोबारा उस रास्ते को अडॉप्ट करता है। आप उसे छेड़ देते हैं, वो फिर ऊपर चढ़ता है, फिर दोबारा लाइन कैलकुलेट करता है। वो जो उसके ऊपर डांसिंग मूवमेंट्स हैं, वो बेसिकली वो लाइन कैलकुलेशन कर रहा होता है, और वो भी थ्रू निज़ाम शमसी। आप इमेजिन करें, हम यहाँ पता नहीं क्या क्या बना रहे होते हैं, बड़ी बड़ी चीजें। वो अल्लाह ताला के निज़ाम में एक छोटा सा कीड़ा है, और वो जो ऊपर स्टार्स के साथ सारा खेल खेल के अपनी लाइन कैलकुलेट करता है कि मेरा घर किधर है। उसका नेविगेशन सिस्टम देखो आप। और वो कैलकुलेट करने के बाद फिर वो फिर नई लाइन कैलकुलेट करता है और फिर ले जाता है। आप उसको छेड़खानी करते हैं तो उसको नहीं पता कि कोई छेड़खानी कर रहा है, वो फिर दोबारा कैलकुलेट करता है। इसी तरह जो दूसरा कीड़ा फीमेल सफिस्क वेस्ट का बताया गया, ये भी एक छोटी सी ब्राउन सी शहद की मक्खी की तरह का एक छोटा सा कीड़ा है, परों वाला। ये ये भी इसी तरह जमीन में छोटा सा सुराख बना के, बिल बना के जमीन में रहती हैं। ये भी जैसे चींटियां सुराख सुराख बना के रहती है, तो ये भी जमीन में कहीं ना कहीं अपना बिल बना के रहते हैं। ये जब शिकार के लिए बाहर निकलती है अपना फूड शूड ढूंढने के लिए, ये बाहर जाती है और कोई कीड़े मकोड़ों को पकड़ती है, खाती है, तो उनको पकड़ के ये लाती है और अपने बिल के बाहर दहाने पे रख देती है। उसको पहले वहां ला के रखती है, और फिर अपने घर के अंदर जाती है और देखती है कि सब चीजें जैसे छोड़ के गई वैसे ही हैं, और फिर यानी कि अंदर देखने के बाद फिर वो बाहर आएगी। अगर आप उसके बाहर आने से पहले उसके बाहर वो रखा हुआ जो कीड़ा था, उसकी जो खुराक थी, उसको थोड़ा सा हिला देते हैं, तो वो परेशान हो जाएगी और वो फिर उसको दोबारा ना उठाएगी, और फिर घर के दहाने के ऊपर अपनी जो भी उसकी मर्जी के मुताबिक फिर दहाने के ऊपर ला के रखेगी, और फिर घर के अंदर दोबारा जाएगी और चेक करके आएगी कि घर के अंदर हर चीज ठीक है। और जब वो अंदर थी तो आप फिर उसको
बाहर वाले उसके कीड़े को फिर हिला के इधर दूसरी तरफ कहीं रख देते हैं, तो वो बाहर आएगी, फिर दोबारा वो देखेगी कि वहां पे नहीं है जो कीड़ा, तो फिर वो उठा के फिर दोबारा दहाने पे लाएगी और फिर अपने घर के अंदर बाहर रख देगी और फिर घर के अंदर चली जाएगी कि हर चीज ठीक है। आप उसके साथ खेलते रहें जितना देर मर्जी आपने खेलना है। तो ये ऐसे कीड़े हैं कि जिनके अंदर अल्लाह ताला ने जो नॉलेज दिया बस वही है उसका, उनके अंदर लर्निंग नहीं है और वो ज्यादा एक हद से ज्यादा परसीव नहीं कर सकते। तो लर्निंग बड़ी जरूरी है। अगर आपने रैशनल बिहेव करना है, रैशनली बिहेव करना है तो लर्निंग बहुत जरूरी है। तो हम आगे देखते हैं और यहाँ पे हम एक बात कह रहे हैं, इफ द एजेंट relies on the prior knowledge of its designer, अगर जो एजेंट है वो अपने डिजाइनर के सिर्फ और सिर्फ प्रायर नॉलेज के ऊपर रिलाय करता है और अपने परसेप्ट्स के ऊपर रिलाय नहीं करता, तो फिर वो जो एजेंट है वो आजाद नहीं है, खुद मुख्तार नहीं है। अब आपको समझ आए कि वैसे इंसान जो है ना आजाद है और इसीलिए हमारी पूछ पुछीत होनी है और बाकी वो कीड़े मकोड़ों की जानवरों की नहीं होनी, वो आजाद नहीं है। ठीक है, एनी आओ, पहले आप सुनते थे ना, अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी किया थोड़ा सा इस बात को कि अगर कोई एजेंट है उसके अंदर अगर वो सिर्फ प्योर नॉलेज जो उसका है वो उसी के ऊपर ही रहता है, वो अपने परसेप्ट्स जो हैं उसके ऊपर कोई उसको किसी खातर में नहीं लाता, बल्कि जो डिजाइनर ने उसका प्योर नॉलेज बना दिया बस वही इंप्लीमेंट करता रहता है, तो फिर वो एजेंट आजाद या खुद मुख्तार या ऑटोनमस नहीं है, उसके अंदर ऑटोनमिसिटी की कमी है। तो ये तीसरी कैटेगरी भी आपने ऑटोनॉमी की देख ली कि ऑटोनॉमी क्या होती है, कि ऐसे एजेंट जो सिर्फ प्रियोरी या प्योर नॉलेज के ऊपर ही रिलाय करते हैं और अपने परसेप्ट्स के ऊपर परसेप्ट्स के ऊपर रिलाय नहीं करते और नए डिसीजंस नहीं लेते, तो वो ऑटोनमस नहीं होते, उनके अंदर ऑटोनमिसिटी की कमी होती है। जबकि जो रैशनल एजेंट है उसको ऑटोनमस होना चाहिए, उसको लर्न करना चाहिए ताकि वो जो उसका प्योर नॉलेज है जो उसको पहले दिया गया ताकि वो उसको मॉडिफाई कर सके, आर्गुमेंट कर सके, क्योंकि वो जो प्योर नॉलेज है वो उसका कोई मुकम्मल नॉलेज नहीं है, वो पार्शल है, वो जुजवी तौर पे उसके अंदर दे दिया गया ताकि वो अपना निज़ाम चलाए। या आप उसको कह सकते हैं कि वो जब उसको एनवायरनमेंट में भेजा जाएगा, एनवायरनमेंट में तो बड़ी चेंजेस आएंगी, तो फिर वो प्योर नॉलेज इनकरेक्ट होगा उसके लिए। तो रैशनल एजेंट को ऑटोनोमस होना चाहिए और वो लर्निंग भी करने के काबिल हो ताकि वो अपने प्योर नॉलेज को जो कि पार्शल और इनकरेक्ट नॉलेज है उसको वो अपडेट कर सके, या कंपनसेट का लफ्ज यूज हुआ है यहाँ पे, तो कंपनसेट कर सके, उसमें बेहतरी ला सके। उसको समझाने के लिए वो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपका वैक्यूम क्लीनर एजेंट जो आपने पीछे स्लाइड 5 में पढ़ा है, अभी तो उसको सिर्फ लोकेशन ए और लोकेशन बी का पता है और फिर वो परसेप्ट करता है कि डर्ट है या नहीं। अब अगर सपोज फर्ज करें कि वो लोकेशन ए में है और उसने अभी तो वहां लोकेशन ए में उसने परसेप्ट किया कि यहाँ पे तो डर्ट है और अगर बी में वो गया नहीं है, और अगर वो ए में मौजूद होते हुए बी में भी वो उसके अंदर जो यानी कि बी में डर्ट है या नहीं है इसके बारे में भी वो जान जाता है जबकि वो मौजूद लोकेशन ए पे है, तो फिर तो ऐसा वैक्यूम क्लीनर एजेंट ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा बनिस्बत ये कि जो कि जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि वो लोकेशन में जाता है फिर ही वो डर्ट परसेप्ट करता है कि डर्ट है या नहीं, यानी कि उसका जो सेंसर है बड़ा लोकल सा है। लेकिन अगर उसका सेंसर इस तरह हो कि आप ए में मौजूद हैं और आप बी की डर्ट भी परसीव कर रहे हैं कि वहां पे डर्ट आ गई है या नहीं, और अगर ये कैपेबिलिटी भी वैक्यूम क्लीनर एजेंट के अंदर है तो ऐसा एजेंट ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। तो ये थोड़ा सा लर्निंग वाला मैकेनिज्म आ जाता है।
ये जो वो ढूंढना, खुद ए में मौजूद हो और बी का भी उसको पता लग जाए कि वहां पे डर्ट है या नहीं, तो ये कैपेबिलिटी जो है लर्निंग कैपेबिलिटी कहलाती है। आगे देखेंगे कि ये भी कैसे हो सकती है, ये भी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी बेस्ड चीजें हैं, ये कैलकुलेट हो सकती हैं कि फलानी जगह पे अब डर्ट आ गई होगी या नहीं, और फिर अगर प्रोबेबिलिटी काफी हाई है तो जब आप वहां जाएंगे तो वो वहां चीज मौजूद होगी। तो एनी यहाँ पे टॉपिक चेंज होता है, मुझे जरा टाइम देखने दें, फिर उसके हिसाब से फैसला करते हैं। कोई सवाल यहाँ तक तो पूछें। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। यस सर, आ रही है। ये दूसरी बार आपने पूछा है, पहले तो आप पता नहीं। ये इस क्लास में बाकी ये लड़के कहाँ गए हैं भाई? इस क्लास में कोई लड़का है? यस सर है। जी सर। सर यस सर। आपने भी लगता है वो वाली बात कि आप लोगों ने भी चूड़ियां पहनी हुई हैं, आवाज ही नहीं निकलती आप लोगों की। अपने अपने कामों में लगे हुए होंगे, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं जी। तवज्जो से सुन रहे हैं सर। अच्छा चलें, नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह फिर मैं, नहीं थोड़ा सा वैसे और होना चाहिए, फिर मुश्किल हो जाएगा मुझे। यहाँ पे टॉपिक चेंज होता है और टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ एनवायरनमेंट्स। इस टॉपिक में आप टास्क एनवायरनमेंट को स्पेसिफाई करना सीखेंगे और टास्क एनवायरनमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो देखेंगे, और फिर एनवायरनमेंट क्लास क्या होती है ये देखेंगे, और फिर बातें आगे चेंज होगी। थोड़ा सा इसको देख लें और फिर इसको यहाँ पे रोकते हैं। वैसे ये टाइम भी चले इंशाल्लाह अगले में फिर इसको पूरा करेंगे। ये मेरा रिकॉर्डिंग टाइम भी लेस देन ए मिनट रह गया। यहाँ पे कोई सवाल है पीछे तो पूछ लें, फिर इंशाल्लाह इसको अगले टॉपिक को यहीं से फिर शुरू करेंगे, नेचर ऑफ एनवायरनमेंट्स। थोड़ा स्पीड लगाएंगे, फिर अगले लेक्चर में इसको ख़त्म करेंगे। आपका नेक्स्ट लेक्चर है ना अभी? यस जी सर। सर। यस सर। हाँ चलें। कब है? कल है परसों है? सर चलें 12। ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो अल्लाह हाफ़िज़ सर। सर।